Okay, so erythropoiesis is the process of origin, development and maturation of erythrocytes. जब भी हम आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन की बात करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। सिमिलरली ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनका जब भी ओरिजिन, डेवलपमेंट या मैचुरेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, हेमाटोपोइसिस और हीमोपोइसिस। आफ्टर दैट कम्स साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो एरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ पर है, कहाँ पर बनता है, कहाँ पर एग्जैक्टली इसकी लोकेशंस होती है। सो इन फीटल लाइफ बिफोर बर्थ द एरिथ्रोपोइसिस occurs in 3 stages। ठीक है, सो हमने इसको दो स्टेजेस में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, वन आफ्टर बर्थ एंड वन बिफोर बर्थ। तो बिफोर बर्थ एरिथ्रोपोइसिस कहाँ पर होता है? Okay, mesoblastic stage. During the first 2 months of intrauterine life, the RBCs are produced from mesenchyme of yolk sac. Okay, mesenchyme of yolk sac. Mesoblastic stage. So पहले 2 महीने में इंट्रायूट्रीन लाइफ में, इंट्रायूट्रीन का मतलब है जब बेबी डेवलप होना शुरू होता है, ग्रो होना शुरू होता है इंट्रायूट्रीन, यूट्रस के अंदर। ओके, तब उसमें पहले 2 महीने में आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेसेनकाइम ऑफ यॉर्क सैक। हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक, नाउ यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है, हिपैटिक का मतलब होता है लिवर। जब भी हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, जब भी हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो हिपैटिक का मतलब होता है लिवर। ओके, हिपैटिक मीन्स लीवर। लिवर। लीवर। ओके, सो हिपैटिक की जब भी हम बात करेंगे तो लीवर की बात कर रहे हैं। ओके, from third month of the intrauterine life, liver is the main organ that produces RBCs. Spleen and lymphoid organs are also involved in erythropoiesis. So liver जो है थर्ड मंथ से, इंट्रायूट्रीन लाइफ के थर्ड मंथ से सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो आपके आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है। देन स्प्लीन एंड lymphoid organs are also present. So then third stage is myeloid stage. Myeloid. Okay. So during the last 3 months of intrauterine life, the RBCs are produced from red bone marrow and liver. ओके, सो तीन स्टेजेस हो गई। कौन कौन सी? अगर हम फीटल लाइफ की बात कर रहे हैं, फीटल लाइफ की बात अगर हम कर रहे हैं तो फीटल लाइफ में 3 स्टेज कौन कौन सी है? फर्स्ट फर्स्ट मीजोब्लास्टिक स्टेज, ओके, हिपेटिक hepatic स्टेज stage एंड और and myeloid माइलोइड stage. स्टेज। माइलॉइड स्टेज। तो तीनों ही स्टेजेस में जब भी हम बात कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स अपना रोल देखते हैं और उसके हिसाब से आरबीसी प्रोडक्शन शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट 2 मंथ्स में मेसेनकाइम ऑफ यॉर्क। सेकेंड स्टेज इज हेपेटिक स्टेज। हेपेटिक का मतलब है लिवर, तो लिवर इज द मेन ऑर्गन। ओके, लिवर इज द मेन ऑर्गन। देन कम्स माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज, सो माइलॉइड भी आपका जो है बोन, या फिर आप कह सकते हैं बोन, बोन स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। ओके, माइलॉइड का मतलब होता है जो बोन स्ट्रक्चर से रिलेट करे। सो ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ, जो बेबी की ग्रोथ, बर्थ होने से पहले जो 3 महीने होते हैं, उसमें आरबीसी प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो एंड लिवर। ओके, रेड बोन मैरो एंड लिवर। नाउ ये तो बात हुई बिफोर बर्थ। नाउ कम्स आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ, okay, in newborn babies, growing children and adults, RBCs are produced only from the red bone marrow. Red bone marrow. Okay, RBCs are only produced from the red bone marrow. So जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, अडल्ट होते हैं, उन सब में आरबीसीज कहाँ पर बनते हैं? रेड बोन मैरो। ओके, रेड बोन मैरो।
अभी हमने बात करी थी, इससे पहले लिवर भी इन्वॉल्व था, स्प्लीन भी इन्वॉल्व था, लेकिन जैसे ही बेबी after birth, it is only red bone marrow. Up to 20 years of age, up to 20 years of age, RBCs are produced from the red bone marrow of all bones. It means long and flat bones. ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स अलग होती हैं, फ्लैट बोन्स अलग होती हैं। ये आप एनाटमी में क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे बोन्स की। आई थिंक आपका टॉपिक हो भी गया है बोन से रिलेटेड एक तो उसमें आप देखोगे तो उसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और वहीं पर आपका फिर फॉर्मेशन शुरू होता है रेड ब्लड सेल्स का। आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, अब 20 साल की एज के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम membranous bones like vertebra, sternum, ribs, scapula, iliac bones, and skull bones, and from the ends of long bones. After 20 years of age, the shaft of long bone becomes yellow bone marrow because of fat deposition and loses the erythropoietic function. This is important. आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए रीजन क्या है कि पहले आप 20 ईयर से इस तक जो है रेड बोन मैरो हर जगह, जो भी लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट है, फ्लैट बोन्स प्रेजेंट है, सब में बन रहा था रेड आरबीसी। बट आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद रीजन क्या हुआ कि लॉन्ग बोन्स में बनना बंद हो गया। रीजन सिंपल है, वहां पर फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और जो एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन है वो बोन्स लूज कर देती है। ओके, so after 20 years of age, RBCs are produced from membranous bones like vertebra, sternum. Vertebra is your spine. स्पाइन जो हम पीछे, स्पाइन होता है पूरा बैक आपकी जितनी भी है। ओके, तो वर्टिब्रा, देन कम्स sternum. Sternum is this bone. Ribs, ribs, ribs are this bones. Scapula is the backbone. Iliac bones are your supporting bones for the spine. Skull bones, तो हेड स्कल हम बोलते हैं हेड बोन्स को। ओके, तो स्कल बोन्स फ्रॉम द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, एंड नाउ शाफ्ट में नहीं बनता है, एंड में बनता है लॉन्ग बोन्स के। ओके, तो आई गेस अभी तक आपको ये तो पता लग गया है कि आरबीसीज बनते कहाँ पर है। ओके, आरबीसीज कहाँ पर बनते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी तक? आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है अडल्ट में, एंड आफ्टर बर्थ एंड बिफोर बर्थ? हाँ सर। ओके, so now we will see next point is also important. अब सपोज इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में बोन मैरो का जो फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या बोन मैरो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, या फिर उसमें कोई डिजीज हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में आरबीसीज बनाना तो जरूरी है, क्योंकि आरबीसीज का एक लाइफ स्पैन है, वो है 120 डेज। 120 डेज के बाद में जो आपकी बॉडी में आरबीसीज एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, वो सेल डेथ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो उनको रीजनरेशन तो चाहिए, सो बॉडी ने एक मैकेनिज्म बनाया, लीवर एंड स्प्लीन, जैसे कि आपने देखा था हेपेटिक स्टेज में, तो उनके पास ये थोड़ा फंक्शन रह जाता है। सर, ओके, हाँ जी। एरिथ्रोपेटी का फंक्शन मतलब क्या होता है सर? एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन, अभी हम एरिथ्रोपोइसिस की बात कर रहे हैं ना, तो एरिथ्रोपोइसिस मतलब, एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन मतलब जो हमारा रेड ब्लड सेल्स बनाने का फंक्शन है वो लूज हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, एंड फंक्शन मतलब जो उसका फंक्शन है बोन मैरो का, वो लूज हो जाना। ओके। ओके, ओके सर। तो लिवर एंड स्प्लीन, अगर बोन मैरो काम नहीं करती है तो लिवर एंड स्प्लीन में भी आपके आरबीसीज बन सकते हैं। ओके, इन अडल्ट वी आर टॉकिंग, तो लिवर एंड स्प्लीन में भी
आरबीसी सेल्स बन सकते हैं। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो हमें साइट पता है, हमें आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, हमें साइट पता है, आरबीसी के फंक्शन हमें पता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी बनते कैसे हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है आरबीसी। ओके, सो स्टेम सेल्स आपको हम पहले बता ही चुका हूँ। स्टेम सेल्स आर द प्राइमरी सेल्स और कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्टेम सेल्स एक प्रकार के सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल्स में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं। ओके, दूसरे सेल्स में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं। दूसरे सेल्स मतलब जो आपके बॉडी में अलग अलग सेल्स हैं, आपके मसल्स के सेल अलग होते हैं। ओके, आपके स्किन के सेल्स अलग हैं, आपके न्यूरॉन्स अलग हैं, मतलब नर्वस टिश्यू के सेल्स अलग हैं। ओके, सिमिलरली बहुत सारे सेल्स अलग अलग हैं, आरबीसीज अलग हैं, डब्ल्यूबीसीज अलग हैं। सो ये सारे बनते आपके स्टेम सेल के थ्रू ही हैं। ओके, तो स्टेम सेल में ये खासियत होती है कि वो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं। ओके, बदल सकते हैं। So stem cells are the primary cells capable of self renewal. Self renewal का मतलब है दोबारा से ग्रो होना, and differentiating into specialized cells. Differentiating मतलब वही दूसरे स्पेशलाइज सेल्स में बदलना। जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी अलग अलग सेल्स है दोनों, लेकिन दोनों बनते स्टेम सेल से ही है। ओके, so hemopoietic stem cells are the primitive cells in the bone marrow which give rise to red blood cells. So hemopoietic का मतलब यहाँ पर अगेन जैसे अभी पीछे एक डाउट आया था व्हाट इज एरिथ्रोपोइटिक, तो यहाँ पर है hemopoietic। hemopoietic मतलब जनरेशन ऑफ रेड ऑल ब्लड सेल्स। ऑल ब्लड सेल्स, सेल्स ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं सबका एक साथ जनरेशन है। ओके, तो हीमोपोइटिक बोलते हैं। ब्लड सेल्स की जब हम बात करते हैं तो उसको हीमोपोइटिक बोलते हैं। पर्टिकुलरली हम जब रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो उसको हम एरिथ्रोपोइटिक या एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ओके, तो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो आर कॉल्ड अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट hemopoietic stem cells, PHSC in short form। PHSC in short form। इसका एक डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। सिमिलर डायग्राम हमने पीपीटी में भी डिस्कस करा था, याद है आपको? जी सर। सिमिलर डायग्राम था हमारा जब हमने पीपीटी में करा था। हमारा हीमोपोइटिक स्टेम सेल था, उसके बाद में एक और हीमोपोइटिक स्टेम सेल था, देन वो कन्वर्ट होता था लिम्फोइड स्टेम सेल्स में या फिर ब्लास्टोसाइट्स में, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स और लिम्फोब्लास्ट। ओके, देन अगेन यहाँ पर आपको ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखे हैं लिम्फोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजोनोफिल, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये सारे आपके अलग अलग सेल्स जो बनते हैं सारे एक ही सेल से बनते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। ओके, प्राइमरी सेल्स आपने इस फ्लो चार्ट में आप इजीली देख सकते हैं। इस फ्लो चार्ट में आप इजीली देख सकते हैं दैट एक सेल से आपके कितने सारे सेल्स अलग अलग बन सकते हैं। ओके, तो लिम्फोसाइट्स भी इसी से बने हैं, रेड ब्लड सेल्स भी इसी से बनेंगे, आपके जितने भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो भी इसी से बनेंगे, एंड प्लेटलेट्स भी इसी से बनेंगे। तो सारे ही इसी से बनते हैं। ओके, नाउ कम्स एरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। So stages of erythropoiesis, stages of erythropoiesis, proerythroblast,
इनको थोड़ा याद रखने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके, इतने डिफिकल्ट नाम नहीं है, याद हो जाते हैं इजीली। और अगर आपको इनका मतलब समझ में आ जाता है तो और जल्दी याद होते हैं। ओके, so various stages between CFUE cells and matured RBCs। तो आपका जो पहला प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल होता है, वहां से आपके रेड ब्लड सेल्स तक क्या क्या फॉर्मेशन होती है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। उस स्टेम सेल से आपका बना कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, और ब्लास्टोसाइट से आपका बना CFUE। CFUE CFUE colony forming unit, and E for erythropoiesis or erythrocytes। E for erythrocytes। Okay, colony forming unit erythrocytes, CFUE। Cells of this unit develop into erythrocytes। Erythrocytes meaning RBC। ठीक है, पहले इस डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद में फिर इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। सो हेमोपोएटिक स्टेम सेल से आपका कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स बने, ब्लास्टोसाइट से फिर आपके कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट्स बने, एरिथ्रोसाइट्स के बाद में पहली स्टेज आती है प्रो एरिथ्रोसाइट। पहली स्टेज कौन सी होती है? पहली स्टेज कौन सी है? प्रो एरिथ्रोसाइट। पहली स्टेज कौन सी है? प्रो एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। प्रो एरिथ्रोसाइट, फिर से बोलो एक बार सब। प्रो Pro एरिथ्रोसाइट। erythrocyte। Pro erythrocytes, very good। Then pro erythrocytes are changed into early normoblast। early normoblast किसमें तब्दील होते हैं वो फिर? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। देन अर्ली से अर्ली के बाद में आता है आपका इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। देन इंटरमीडिएट के बाद में आता है लेट। ओके, तो तीनों स्टेजेस जो है, तीनों स्टेजेस नॉर्मोब्लास्ट की है, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट। उससे पहले था आपका प्रो एरिथ्रोसाइट, देन आता है आपका रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट्स, और रेटिकुलोसाइट से लास्ट में क्या बनते हैं हमारे? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स। स्टेजेस क्या क्या हो गई, जल्दी जल्दी फास्ट। प्रो एरिथ्रोसाइट, प्रो एरिथ्रोसाइट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और फिर एरिथ्रोसाइट। रेटिकुलोसाइट। ये आपकी स्टेजेस हैं एरिथ्रोपोइसिस की। जब भी एक आरबीसी रेड ब्लड सेल बनता है तो उसको इस सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये सारी स्टेजेस उसके साथ में होती हैं, तब जाके वो रेड ब्लड सेल बनता है। ओके, तो इतना याद हो गया आपको? अगर इतना याद हो गया तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वी कैन गो थ्रू वंस अगेन। तो चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस, चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस, चेंजेस का मतलब है जो सेल के अंदर चेंज होने वाले हैं। ओके, तो आपका स्टेम सेल था, स्टेम सेल के बाद में आपके एरिथ्रोसाइट्स तक बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हैं। हर हर स्टेज में, हर सेल में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और उन्हीं चेंजेस को हम देखने वाले हैं, और यही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछता कुछ भी। इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। इसमें आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको एक डायग्राम बनाना होगा, हर एक स्टेज को डिस्क्राइब करना होगा। ओके, सो आपका तीसरा असाइनमेंट भी इसी में से आने वाला है अभी। सेल्स ऑफ CFUE पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एंड फाइनली बिकम द मैच्योर्ड आरबीसी। तो ये हमने बात करी अभी कैसे बनता है। ओके, सो इसके बीच में होते हैं आपके प्रोएरिथ्रोसाइट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड देन आरबीसी। ओके,
ड्यूरिंग दिस स्टेजेस 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस आर नोटिस। 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं अलग अलग सेल्स में। फर्स्ट इज रिडक्शन इन द साइज ऑफ सेल्स। रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल्स, जो सेल साइज होता है स्टेम सेल की हम बात कर रहे हैं और आरबीसी की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका स्टेजेस बढ़ता है तो साइज में चेंजेस आने लगते हैं, सेल साइज में चेंज आने लगते हैं। ओके, तो रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल। सेकेंड इज डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लिया एंड न्यूक्लियस। तो अगर किसी ने ये डायग्राम ध्यान से देखा होगा, अगर ये डायग्राम यहाँ पर ध्यान से अगर किसी ने देखा होगा तो एक चीज नोटिस करी होगी, हमारी शुरुआत हुई थी स्टेम सेल से, देन ब्लास्टोसाइट, देन आपका CFUE। इन सब में अभी तक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रो एरिथ्रोसाइट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट में आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। देन रेटिकुलोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। सो आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये इसकी एक खासियत है। आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ओके, आरबीसी सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। देन अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं कि जब भी हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। ओके, सो एक सेल पे हमने देखे थे कि कितने मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो वही उसका अपीयरेंस शुरू होता है धीरे धीरे स्टेजेस में। चेंज इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में भी चेंजेस आने लगते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म में भी चेंजेस आने लगते हैं। तो ये मेन चार चेंजेस हैं जो आपके सेल्स में आते हैं, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कौन सा है? Size रिडक्शन of the cell. इन साइज ऑफ द सेल। सेकंड इज Disappearance of the Disappearance of nucleus. nucleus. डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर और न्यूक्लियस। फिर Nucleus. हेमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना, फिर स्टेनिंग थर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म। चेंज इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, Cytoplasm. वेरी गुड। देन कम्स स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। नाउ हम हर एक स्टेज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, हर एक स्टेज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वेरियस स्टेजेस बिटवीन CFU E cells and matured RBCs are proerythroblast, early normoblast, intermediate normoblast, late normoblast, and then reticulocytes and matured erythrocytes. So इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, प्रो एरिथ्रोसाइट्स और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एक ही चीज है। ओके, सो आपको डायग्राम में जो ये प्रो एरिथ्रोसाइट दे रखे हैं और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट दोनों सेम चीजें हैं। ओके, तो पहली चीज आती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। तो आपके CFUE सेल से बनते हैं सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। So pro-erythroblast cells is the first cell derived from CFU. We already know that. सबसे पहले यही बनते हैं आपके pro-erythroblast CFUE से. It is very large in size with diameter of 20 micro. Okay, so it has very large diameter. Its nucleus is large and occupies the cells completely. Okay, so खासियत क्या है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की? फर्स्ट, वेरी लार्ज इन साइज. Okay, nucleus is large and occupies the cells almost completely. The nucleus has two nuclei, two or more nuclei. Okay, so two or more nuclei and the reticular network.
नाउ इसको हम डायग्राम में देखते हैं थोड़ा। ये आपका प्रो एरिथ्रोसाइट है या फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है। अगर आप कंपेयर करेंगे एरिथ्रोसाइट से, तो यहाँ पर जो है इसका साइज बहुत बड़ा हुआ है। ओके, साइज लार्ज है। ओके, वेरी लार्ज इन साइज फर्स्ट। देन इसका न्यूक्लियस इतना बड़ा है कि वो पूरे सेल्स को कंप्लीटली ओवरटेक करने, पूरे सेल्स को ऑक्यूपाई करने की क्षमता रखता है। ओके, तो न्यूक्लियस इसमें बहुत बड़ा होता है। ये मैं आपको प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। एग्जाम में भी अगर ऐसे ही आएगा, आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम ये बनाओगे तो इसमें आप CFU-E बनाओगे, प्रो एरिथ्रोसाइट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, ये सारे बनाओगे। एनरेस्ट जो इस डायग्राम में दे रखे हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं। और अगर इससे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आई विल बी शेयरिंग पिक्चर ऑफ एरिथ्रोपोएसिस। उसमें आपका सिर्फ एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड फंक्शन सेल्स होंगे, बाकी सारे नहीं होंगे। ओके, तो उसमें आप जब भी पहले प्रो एरिथ्रोसाइट्स की बात करोगे तो आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आंसर में बताने पड़ते हैं। ओके, सो न्यूक्लियस हैज टू और मोर न्यूक्लियस। तो आप इसमें देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर लाइट ब्लू में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो या उससे ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। आप में से कोई कुछ पूछ रहा था? सर सी फुल फॉर्म बताओ। CFU इज, आपको भी यहाँ पे मैंने दिखाया था, CFU इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। कॉलोनी का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे सेल्स जब बनते हैं तो उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। ओके, फॉर्मिंग मतलब कॉलोनी बनाने वाले सेल्स। तो कौन से सेल्स वो बना रहे हैं उसके आगे डिनोट करने के लिए एरिथ्रोसाइट्स लिखा हुआ है, इन शॉर्ट फॉर्म CFUE, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। तो इस पर्टिकुलर सेल का नाम ही इन्होंने ये रख दिया है। सेल्स ऑफ दिस यूनिट डेवलप इनटू एरिथ्रोसाइट। ओके, तो सर CFUE। हाँ जी, ये PHSC क्या होता है? PHSC, ये PHSC। ये देखा था, प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स को हम बोलते हैं PHSC शॉर्ट फॉर्म में। ये आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा है ना, प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल। ओके सर। इसी को हम PHSC बोलते हैं। ओके, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की बात कर रहे थे हम। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है? फर्स्ट इज वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज। न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस इज लार्ज, and nucleus has two or more nucleoli. Nucleus has two or more nucleoli. Proerythroblast does not contain hemoglobin. So proerythroblast के अंदर hemoglobin present नहीं होता है। proerythroblast के अंदर hemoglobin नहीं होता है। ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस, ये इंपॉर्टेंट है। proerythroblast के अंदर hemoglobin नहीं होता है। The cytoplasm is basophilic in nature. Proerythroblast multiply several times and finally forms the cells of next stage called early normoblast. Synthesis of hemoglobin starts in this stage. However, appearance of hemoglobin occurs only in intermediate normoblast. तो यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो उसका जो बेसोफिलिक नेचर होता है, बेसोफिलिक नेचर होने का मतलब है वो एसिडिक नहीं होता है। ओके, so cytoplasm is basophilic in nature. Proerythroblast, proerythroblast, proerythroblast multiplies several times. वो कई बार जाके मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद में फिर वो
आपका अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बनाता है, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में ही फिर आपका हीमोग्लोबिन बनना शुरू होता है। हीमोग्लोबिन बनना शुरू होता है। ओके, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। रेस्ट ऑफ द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट क्लास, जो आपकी अराउंड 10:30 से शुरू हो रही है। तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, और आपके दोनों क्लासेस का IMCRP क्वेश्चंस एंड योर गूगल फॉर्म दोनों एक साथ आएंगे। ओके, ओके सर।